बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां थीं उनका डिस्कशन किया था। इसके साथ साथ भारतीय अपवाह तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की झीलें, लेक्स जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ भारत में दो तरह की झीलें पाई जाती हैं, एक तो फ्रेश वाटर लेक और एक साल्ट वाटर लेक, और इसके साथ साथ कुछ अनूप झीलें भी स्थित हैं जिनका डिस्कशन हम आपसे करेंगे। प्रमुख नदियों का डिस्कशन हमने कर लिया, गंगा इंडस का तंत्र का कर लिया, गंगा का कर लिया हमने, और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी का डिस्कशन किया। उसके बाद महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, इन सारी नदियों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके साथ साथ चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे वो दक्षिण भारत हो, कई सारी नदियों का छोटी छोटी प्रवाह होता है। उनमें से कुछ विशेष प्रकार की नदियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति वर्षा काल में होती है और उनका जल किसी सागर महासागर में ना पहुंचकर बल्कि आंतरिक भागों में ही समाप्त हो जाता है। वो नदियां विलुप्त हो जाती हैं जिन्हें हम आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं, इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। वो वाला हिस्सा जो है वो ये हमारे राजस्थान का हिस्सा है जिससे हम शेखावटी एरिया कहते हैं। तो राजस्थान का ये शेखावटी एरिया ऐसा हिस्सा है जहाँ वर्षा काल में चाहे वो साबी हो चाहे वो कांतली हो, इस तरह की कई सारी नदियां हैं, इवन घग्गर नदी है, वो सारी की सारी नदियां अपना जल यहाँ जो है वो वर्षा काल में लेकर कुछ दूर प्रवाहित होकर और वहीं रेत के धोरों में समाप्त हो जाती हैं। ये कुछ आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदियां भी इस हिस्से में पाई जाती हैं राजस्थान के। इसके अलावा जो झीलें हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो जहाँ जो है दल झील का नाम आपने फेमस है सुना है, इसके अलावा वहीं की जो ऊलर झील है जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, वो जम्मू कश्मीर की बड़ी महत्वपूर्ण झील है। इसी तरह से अगर हम लोकतक झील की बात करें इधर नॉर्थ ईस्ट में, ऐसी फ्रेश वाटर लेक्स है। इसके अलावा राजस्थान में भी कई सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, खासतौर से उदयपुर जिसको हम झीलों की नगरी कहते हैं, वहाँ चाहे वो लेक पैलेस वाला पिछोला झील हो, अन्य झीलें हैं, वो सब फ्रेश वाटर लेक्स हैं। इसके साथ साथ और यही राजस्थान में ही कई सारी साल्ट वाटर लेक भी हैं, खारे पानी की झीलें जिनको हम कहते हैं लूणकरणसर है, पचपदरा है, और उसके बाद सांभर है, डीडवाना है। ये कई तरह की 4-5 झीलें जो बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय झीलें हैं राजस्थान में जहाँ से नमक का उत्पादन भी होता है, तो वो खारे पानी की झीलें कहलाती हैं जो यहाँ के अपवाह तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके अतिरिक्त कुछ झीलें जो है वो तटीय भागों में भी पाई जाती हैं जिनको हम लैगून्स कहते हैं। उनमें प्रमुख रूप से यहाँ उड़ीसा में पाई जाने वाली है, जो आपको दिख रहा छोटा सा हिस्सा, ये क्या है, यही है चिलिका लेक। तो ये अनूप झील है। अनूप का मतलब यह है कि महासागर का पानी जो है वो आंतरिक भागों में स्थित है। ऐसे देख रहे हैं आप, ये एक कट सा लगा हुआ है, तो यहाँ का पानी जो है वो इसमें मिक्सअप होता है। यहाँ एक आप यूं माने कि एक लिंक होता है, जुड़ाव होता है। यहाँ इस जुड़ाव से पानी जो है वो बंगाल की खाड़ी का इस झील में आता जाता रहता है। आमतौर पे इनका जल जो है वो खारा होता है, ठीक है। तो ये अनूप झीलें कहलाती हैं, चिल्का झील यहाँ की। और उसके बाद यहाँ गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक झील स्थित है जिसे हम कोलेरू झील कहते हैं। आंध्र प्रदेश में ये कोलेरू झील है। चिल्का जो है हमारी उड़ीसा में स्थित है। और फिर जब हम साउथ में यहाँ आते हैं, इस जगह पे पुलिकट, यहाँ देख रहे हैं आप, एक छोटी सी झील दिख रही है, ये हमारी पुलिकट झील कहलाती है पुडुचेरी के पास। तो इस तरह से ये 3 जो अनूप झीलें हैं वो पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ जो है वो केरला तट पर एक और अनूप झील पाई जाती है जिसको हम वेम्बनाथ कहते हैं। तो इस तरह से कुछ अनूप झीलें भी है, भारत के अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। इनका भी नाम आप याद रखिएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में खासतौर से पूछी जाती हैं कि अनूप झीलों का नाम दे दिया जाता है और स्टेट दे दिए जाते हैं कि इनको मैच करिए, या तट पूछ लिया जाता है कि किस तट पर ये स्थित है। तो ये जो झीलें हैं, चिल्का और कोलेरू और यहाँ फिर वेम्बनाथ, ये सारी झीलें, पुलिकट, ये सारी झीलों का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ये अनूप झीलें हैं भारत की, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है। अब आज हम यही हमारा सारा अपवाह जो तंत्र है भारत का, जिसमें हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का डिस्कशन किया, आंतरिक अपवाह तंत्र का डिस्कशन किया,
और फ्रेश वाटर यानी जो मीठे जल की झीलें हैं उनका, और खारे जल की जो झीलें हैं उनका डिस्कशन किया। अब हम आगे बात करेंगे इनके जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि इन नदियों का जो भारत की है इनका आर्थिक महत्व क्या है, उसका डिस्कशन हम आपसे करेंगे। ये हमने लेक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इन नदियों का आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जिससे हम कहते हैं भारत के संदर्भ में इन नदियों का क्या महत्व है। तो हम देखें यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस, मानव जाति के लिए नदियों का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, वी यूज देम फॉर इरिगेशन, हम उसको जो है किसके लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए, नेविगेशन के लिए यानी नौका विहार के लिए, या अपना माल ढोने के लिए, इधर से उधर पहुंचाने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन, जल विद्युत उत्पादन के, इन सब के लिए हम नदी के जल का उपयोग करते हैं। इनके साथ साथ अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में जहां एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कृषि जो है बड़ा महत्वपूर्ण व्यवसाय है, इसके लिए रिवर्स आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, रिवर का और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि बिना जल के कृषि संभव नहीं है। और इंडियन इकोनॉमी जो है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी, ऐसी स्थिति में भारत के लिए इन नदियों का महत्व और बढ़ जाता है 10। इसलिए द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो अफवाह है यानी जो नदियाँ हैं वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है भारत के लिए, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके अलावा अन्य कार्यों में भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन में भी होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बेसिक नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए, जब इतना महत्वपूर्ण संसाधन है ये मानव जीवन के लिए, तो हमें वी शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, हमें इसके महत्व का एहसास होना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड टेक एक्शन टू कंजर्व वाटर इन रिवर्स। तो जब इतना महत्वपूर्ण संसाधन है तो इसके संरक्षण के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश और उपाय करना चाहिए, ताकि क्या होगा, therefore it is crucial for us to preserve the drainage system of India। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इन अपवाह तंत्र को यानी नदियों को और झीलों को कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रखें, ताकि आज की हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ भविष्य के आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। आने वाली पीढ़ी जो सैकड़ों सालों तक की पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी ये सारी जो प्राकृतिक महत्वपूर्ण संपदा है उसकी पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। दोस्तों, ये अपवाह तंत्र के बारे में हमारा ये आखिरी लेक्चर था। मैं समझता हूँ हम लोग काफ़ी सारा कुछ अपवाह तंत्रों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं समझता हूँ आप आंसर देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। धन्यवाद।